सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले लैंगिक जनन क्या होता है। पिछली क्लास में आपने देखा था कि अलैंगिक जनन क्या होता है, इसकी विधियां कौन कौन सी होती है, सारा डिटेल से देख लिया था। आज हम देखते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। और बीएससी फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है कि मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और एक आपको चैनल मिलेगा और उस चैनल में आपको बीएससी फर्स्ट ईयर से लगा करके थर्ड ईयर तक या लास्ट ईयर तक के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता है भैया, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लास होती है तो वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो किसी दिन मतलब छुट्टियाँ वगैरह रहती तो उसमें वीडियोस बना के डाल देता हूँ। तो आपकी पढ़ाई ख़राब हो रही है मेरी वजह से, तो आप प्लीज़ वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर आप क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th वाले बच्चे हैं, उनका चैप्टर 8 चल रहा है हमारा सीरीज वाइज। तो उसमें हम लैंगिक जनन को डिस्कस करते हैं। तो लैंगिक जनन क्या होता है, देखिए लैंगिक जनन जो होता है उसमें दो लोग होते हैं और उन दोनों लोगों के युग्मक है ना, युग्मक होता है, गैमेट्स होता है, उनके मिलने से एक नया जीव बनता है, तो उसको कहते हैं लैंगिक जनन। सिंपल सी बात है कि दो लोग होंगे, उन दो लोग के युग्मक के मिलने से एक नया जीव बनता है, तो उसको अपन कहते हैं लैंगिक जनन। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जो जनन होता है उसमें एक जीव से नया जीव बनता है, ठीक है, उसकी संतान मिलती है। और बात रही कि अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो संतान बनती है वो अपने पेरेंट्स के समान होती है, लेकिन जो आपका लैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है कि जो संतान बनेगी उनमें विभिन्नता आती है अपने पेरेंट्स से, ठीक है, तो ये बात हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो लैंगिक जनन होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक हम देखते हैं पुष्प पौधों में, यानी कि जो पुष्प वाले पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है, और दूसरा होता है जंतुओं में। और जंतुओं में हम खास तौर पर देखेंगे मानव में जनन तंत्र, ठीक है, लैंगिक जनन तंत्र देखेंगे। अब जो पुष्प पौधे होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है उभयलिंगी, एक होता है एकलिंगी, ठीक है। एक लिंगी में क्या होता है, उनमें केवल नर जनांग हो सकता है या मादा जनांग हो सकता है, यानी कि दोनों जनांग में से केवल एक जनांग हो सकता है, तो उसको कहते हैं एक लिंगी पुष्प। और उभयलिंगी पुष्प में क्या होता है, उसमें दोनों जनांग होंगे, नर भी होगा मादा भी होगा। अब पौधे होते हैं उसमें नर जनांग को हम कहते हैं पुंकेसर और मादा जनांग को कहते हैं स्त्रीकेसर, ठीक है। और इसके बाद में हम देखते हैं आगे पुष्प की संरचना और उसमें परागण की क्रिया कैसे होती है, वो सारा हम देखेंगे। बीज कैसे बनता है, भ्रूण कैसे बनता है, एंड फल कैसे बनता है, उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो इसमें नर और मादा युग्मक के मिलने से होता है, यानी कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो नर और मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, है ना। नर और मादा जब मिलेंगे तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इसके बाद में संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है, जो कि आपको मैंने बता ही दिया है कि पेरेंट्स होते हैं उससे संतति होती है, उसमें विभिन्नता पैदा होती है। एंड ये दो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो दो प्रकार का होता है, एक होता है पुष्प पौधों में लैंगिक जनन और दूसरा होता है जंतु या फिर मानव में लैंगिक जनन, हम देखेंगे आगे। देखिए जो फूल होता है, पुष्प जो होता है उसके पौधे का जनन अंग है ना। तो फूल होता है या पुष्प जो होता है वो पौधे का एक जनन अंग भाग होता है या अंग होता है, ठीक है। और कौन सा होता है, एक फूल होता है या पुष्प होता है, उसके मुख्य चार भाग हो सकते हैं। देखिए एक फूल या फिर पुष्प जो होता है उसके मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। पहला बाह्य दल होता है, ठीक है, दूसरा दल होता है, इस पंखुड़ी कह सकते हैं, और तीसरा स्त्री केसर हो सकता है, और लास्ट चौथा पुंकेसर हो सकता है, ठीक है। तो ये चार भाग हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे फूल के प्रकार। तो फूल होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक उभयलिंगी पुष्प होता है, एक होता है एकलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प का मतलब होता है कि पुष्प में अगर स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं तो उसको हम कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। और इस एकलिंगी पुष्प क्या होता है, तो पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर होता है, उन दोनों में से केवल एक पाया जाता है, ठीक है, तो उसको जनक पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं एकलिंगी पुष्प। अब उभयलिंगी जो पुष्प होता है इसके एग्जाम्पल होता है सरसों, गुड़हल, और जो एकलिंगी पुष्प होता है उसका एग्जाम्पल होता है पपीता और तरबूज। क्या हो जाता है, पपीता और तरबूज। तो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे देखते हैं पुष्प की संरचना। हाँ दोस्तों, हम देखते हैं पुष्प की संरचना। तो देखिए एक पुष्प को आप किस प्रकार से बना सकते हो, मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है। देखिए एक पुष्प होता है, इसकी संरचना कैसे बनाओगे आप लोग। हाँ अब नामकरण कर लेते हैं हम लोग। ये बीच में भाग बच गए हैं, इसको बना देते हैं।
ओके, इसका अब नामकरण कर लेते हैं हम लोग। देखिए, इसको हम कहते हैं, एक काम करता हूँ मैं, इसको अलग से निकाल के बनाता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल इसको ध्यान रखिए, इसको हम बोलते हैं, देखिए इसको हम बोलते हैं पुष्प को धारण करके रखा है, तो उसको हम बोलेंगे पुष्पासन। पुष्पासन थैलेमस कहते हैं। और इसको हम लोग बोलेंगे बीजांड। क्या बोलते हैं इसको? बीजांड बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं दल या पंखुड़ी, ठीक है, दल पुंज। अब पुंज क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर बहुत सारे दल होते हैं, अगर इसको साथ में लिखते हैं तो उसको कहते हैं दल पुंज, ठीक है। और ये है आपका बाह्य दल, ये क्या है आपका? बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अलग से निकाल के बनाता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। इसको अलग निकाल के बनाता हूँ, इस वाले भाग को। देखिए, ये पूरा आपका बन जाएगा स्त्री केसर वाला भाग, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र कहते हैं इसको, ठीक है। इस वाले भाग को हम बोलते हैं वर्तिका। इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं अंडाशय। और ये जो बीच में भाग होता है बीज जैसा, उसको हम अभी नाम दे दिया इधर बीजांड, ठीक है, ये बीजांड हो जाएगा। ओके, हाँ, तो बाकी यहाँ पर जो भाग इसका बचा है, इसको मैं अलग से निकाल के बना देता हूँ इधर ही। ये पूरा कहलाता है, अगर आप इसको मिलाना चाहते हो, वर्तिकाग्र, वर्तिका और इसको, तो इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं स्त्री केसर। क्या? इसको अलग से नीचे लिख देता हूँ, इसका मतलब है स्त्री केसर। ओके, हाँ, इसको मैं अलग से निकाल के बनाता हूँ। तो ये है आपका परागकोश। परागकोश, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पुतंतु, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पुंग कैंसर। और स्त्री केसर आपको यहाँ पर दिखेगा। ओके, तो ये दो भाग बना दिया आप। हालांकि इधर भी लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, ये बीजांड है, अंडाशय है, ये पुंग परागकोश है, और ये पुतंतु है ना। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, पर इसमें मैंने नहीं लिखा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने अलग से निकाल के दोनों को बना दिया है। अब दोस्तों बात रहती है कि यहाँ पर जो परागण की प्रोसेस होती है किस प्रकार से होती है, या हम कहते हैं कि बीज का निर्माण कैसे होता है, संतान का निर्माण कैसा होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से समझना इस बात को। एक बार आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं इसमें बीज निर्माण की प्रक्रिया। बीज निर्माण की प्रक्रिया होता क्या, इसको समझना ध्यान से। होता ये है कि जब आपके पुष्प जो होता है उसमें दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। बात को समझना ध्यान से। यदि इसमें ये पुंग कैंसर वाला भाग होता है, ये भी इस पुष्प में उपस्थित है, और ये नर वाला जो स्त्री कैंसर वाला भाग होता है, ये भी इस पुष्प में उपस्थित है, तो ये पुष्प कैसा है? उभयलिंगी पुष्प। कैसा पुष्प है? उभयलिंगी पुष्प, ठीक है, उभयलिंगी पुष्प है। अब बात रहती है यहाँ पर कि उभयलिंगी जो पुष्प होते हैं उसमें अगर पुंग कैंसर की बात करते हैं तो उसके परागकोश में छोटे छोटे यहाँ पर क्या मिलते हैं आपको? युग्मक बनते होंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं इसको? परागकण। तो परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं जो कि नर युग्मक होते हैं।
अब होता क्या है, जब परागकोश का प्रस्फुटन होता है, यानी कि जब परागकोश फूटता है तो उसमें से परागकण निकलते हैं, और ये परागकण होते हैं चिपचिपे होते हैं, जिसमें हवा है, पानी है, या फिर किसी हाथ लग गए है ना व्यक्ति का, या फिर कोई कीट वगैरह बैठ गए है ना, या फिर आपका पक्षी बैठ गया, तो कुछ भी मतलब होता है, तो उस दौरान क्या होता है, ये जो परागकण होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो वो चिपकने के बाद अगर यहाँ पर लगेंगे है ना, या फिर उड़ के यहाँ पर लग गए, तो यहाँ पर होता क्या है, जब परागकण आपके वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं, ठीक है, ये वर्तिकाग्र तक पहुँच गए है ना, तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं स्वपरागण, क्योंकि उभयलिंगी जो पुष्प होते हैं उसमें अधिकतर कैसा होता है, स्वपरागण होता है। देखिए एक बात है, सिंपल सी बात है कि पराग कोश में से पराग कणों का या पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, इसको हम बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं इसको, परागण। इस क्रिया को हम बोलते हैं परागण कहते हैं। लेकिन अगर एक ही पुष्प के अंदर ये क्रिया हो रही है तो इसको हम बोलते हैं स्वपरागण। एक पुष्प के अंदर, समझना बात को ध्यान से, मैं पौधे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पौधा है उसके अंदर सारे के सारे पुष्प होते हैं, वो उभयलिंगी है, तो एक पुष्प के अंदर दोनों जनांग उपस्थित है और दोनों में परागण की क्रिया हो रही है, तो उसको कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं इसको, स्वपरागण कहते हैं, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। अब समझना ध्यान से, अगर एक पौधा है और उस पौधे के अंदर हालांकि ये वाला प्रोसेस पाया जाता है, उभयलिंगी आपका पुष्प है, फिर भी अगर परागकण होते हैं वो उसके वर्तिकाग्र तक नहीं जाते हैं और वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं। समझना, पौधा एक ही है लेकिन पुष्प अनेक हैं, पौधा एक ही है लेकिन पुष्प अनेक है। उस टाइम पे अगर एक पुष्प का परागकण होता है वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं पर परागण। भाई साहब, पौधा एक ही है लेकिन पुष्प अलग अलग में क्रिया हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं पर परागण। क्या कहते हैं इसको, पर परागण कहते हैं। समझना ध्यान से, ठीक है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि परागण किसे कहते हैं, कि परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। अगर उभयलिंगी पुष्प में उसी का परागकण उसी के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसको कहते हैं स्वपरागण। लेकिन अगर पौधा एक है और पुष्प उभयलिंगी होने के बावजूद भी अगर परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है तो उसको हम बोलते हैं पर परागण कहते हैं। लेकिन बात ये भी है कि पौधे अनेक हैं, ठीक है, पौधे बहुत सारे हैं और उनके अपने अपने फूल होते हैं या पुष्प होते हैं। अब यहाँ पर उस पौधे का जो परागकण होता है दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचता है तो उसको परपरागण कहते ही, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो भी हम क्या कहते हैं, इसको परपरागण कहते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई, स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है। अब हम समझते हैं कि आगे क्या प्रोसेस होती है। देखिए, जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, ठीक है, जब परागकण होता है वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो वो अंकुरण करता है। अब जब अंकुरण करेगा तो उस टाइम पे ये पराग नलिका का निर्माण करता है। ये जो परागकण होता है वो पराग नलिका का निर्माण करता है और ये पराग नलिका होती है वो धीरे धीरे क्या करती है, आगे बढ़ती है, अंडाशय की ओर आगे बढ़ती है और धीरे धीरे से जाते हुए ये इस प्रकार से जाते हुए और अंडाशय को पार करके ये बीजांड के अंदर घुस जाती है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि पराग नली होती है उसके अंदर घुस गई, लेकिन क्यों, तो यहाँ पर पराग नली के अंदर इस प्रकार से दो युग्मक होते और उस युग्मक को हम बोलते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं इसको, नर युग्मक। अब ये नर युग्मक होते हैं वो उस पराग नली की सहायता से आगे जाएंगे, आगे अंडाशय को पार करके फिर बीजांड में घुस जाएंगे और यहाँ पर आपका बैठा हुआ है मादा युग्मक, ठीक है, मादा युग्मक बैठा हुआ है और इसे अपन क्या कहते हैं, अंड कोशिका, ठीक है, अंडक कह सकते हैं। तो यहाँ से अपना परागकण होगा, वो परागकण होता है नलिका की सहायता से फिर आके बीजांड में घुस के फिर मादा युग्मक से मिल करके, जब मादा युग्मक और नर युग्मक जब मिल जाते हैं
तो इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के दौरान यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज। देखिए युग्मक अलग चीज़ होती है, युग्मनज अलग चीज़ होता है। तो युग्मनज का निर्माण होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। ओके, युग्मनज कहते हैं। अब युग्मनज होता है, इसका निर्माण हुआ। अब क्या होगा आगे जाके? इसका विभेदन होगा, विभाजन होगा, और विभाजन से क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। जाइगोट से क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। और आपका जो बीजांड का शेष भाग बच जाता है वो बीज में रूपांतरित हो जाता है। देखो भ्रूण होगा, उसके अलावा बीजांड का शेष भाग होता है वो किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। खोखला भाग बन जाता है आपका, कठोर एंड खोखला भाग बन जाएगा बीज में। और फिर आपका जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। अंडाशय होता है फल में बदल जाएगा। और इसके बाद जो बाकी पुष्पों के भाग होते हैं, पंखुड़ियाँ होगी, बाह्यदल हो गए, वो होते जड़ जाते हैं। और इस प्रकार से फल बनता है और फल के अंदर बीज होंगे, बीज के अंदर भ्रूण होगा। ठीक है, फिर वो क्या हो जाएगा? फल पक जाएगा और बीज होता है पूरा परिपक्व हो जाएगा। इसके बाद में वो गिर जाएगा, है ना। और जब वापस अनुकूल परिस्थिति आएगी वापस वो बीज होगा, उगेगा और नए पौधे का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो फल होते हैं उसका अगर निषेचन बीजाणु में होता है, अंडाशय में होता है, तो उसको हम बोलते हैं सत्य फल। ठीक है, और बीजाणु के अलावा किसी अन्य भाग से निषेचन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे फल होते हैं ऐसे। सत्य फल क्या होता है, असत्य फल क्या होता है, तो वो आप क्लास 11th में जाओगे तो वहाँ पर आपको डिटेल से देखने को मिल जाएगा। तो आई होप को यहाँ पर इस टॉपिक में इतना समझ में आया होगा क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, है ना। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं लैंगिक जनन में सबसे पहले हमने देखा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब हम देखेंगे मानव में लैंगिक जनन क्या होता है उसके बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।